Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry teacher. PP Savani Center for Excellence is #1 educational institute of Gujarat which serve to prepare students of science for national level competitions like JEE and NEET. Today I will explain topic deviation of solutions from Raoult's law, which is of chapter solutions. We will learn why solutions deviate from Raoult's law, and this is a very important topic. सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कम होता है. सबसे बड़ी बात हम देखेंगे इसमें कि हमें 100% प्योर सॉल्यूशंस, प्योर सॉल्वेंट क्यों नहीं मिल सकता. कुछ सॉल्यूशंस में से, कुछ में से मिल सकता है. तो ये सारी छोटी बड़ी बातें हम सीखेंगे आज के लेक्चर में. इसके पहले के न्यूमेरिकल में हम लोगों ने सीखा था टोटल वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं राउल्ट्स लॉ के हेल्प से. आज हम सीखने वाले हैं डेविएशंस ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, राउल्ट्स लॉ. स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस से. ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशंस दो तरह के हो सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो हो गया आइडियल सॉल्यूशंस. जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते वो हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के हो सकते हैं. पहला, ऐसे सॉल्यूशंस दोज हु शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. पॉजिटिव मतलब जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो. दूसरे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो कि शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. अब कोई सॉल्यूशन आइडियल बिहेव करता है, कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, कोई नेगेटिव डेविएशन. इसका रीज़न क्या है? रीजन्स फॉर बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशंस आइडियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन. सबसे पहले देखते हैं क्या रीज़न है कि कोई सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर करता है. ऐसा मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, ए और बी. आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा? सेम टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग पार्टिकल्स ऑफ ए एंड अमॉन्ग पार्टिकल्स ऑफ बी. अगर जो हम कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए बेंजीन टॉलुइन को मिक्स किया, तो बेंजीन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी तरह का अट्रैक्शन टॉलुइन के बीच में है. जब ऐसी कंडीशन हो कि कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो वो एक जैसा हो, तब बनेगा आइडियल सॉल्यूशन. जैसे कि एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, तो इनमें भी अट्रैक्शन फोर्स ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, तो इसमें बनेगा आइडियल सॉल्यूशन. होता क्या है अगर अट्रैक्शन फोर्स सेम होता है? तो ये होता है कि पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी जितना ए की होगी उतना ही बी की होगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के. बेंजीन और टॉलुइन का सॉल्यूशन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन का सॉल्यूशन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशन. इसमें जो है पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगभग सेम रहता है, इसलिए इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता और ये आइडियल बिहेवियर शो करते हैं. आइडियल बिहेवियर के लिए राउल्ट्स लॉ फॉलो करना होता है जिसका फार्मूला है
कंपोनेंट ए के लिए पी ए इक्वल पी नॉट ए काय ए मोल फ्रैक्शन, पी नॉट ए प्योर ए का वेपर प्रेशर और पी ए का वेपर प्रेशर जब हमने ए और बी को मिक्स कर दिया है। तो पी ए इक्वल पी नॉट ए काय ए ये ऐसा ही है जैसा कि y इक्वल एम एक्स, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन बने तो हम कह सकते हैं कि राउट्स लॉ को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए और बी को मिक्स किया तो बी के लिए पी बी इक्वल पी नॉट बी काय बी, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है y इक्वल एम एक्स के हिसाब से, और पी ए के लिए पी नॉट ए काय ए वापस से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो अगर वैल्यूज को ग्राफ बनाने से ऐसा ग्राफ बने तो हम कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन बना है और सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशंस। अब चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसमें पहली कैटेगरी हम लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो कोई सॉल्यूशन राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है? तब जबकि डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ए बी अट्रैक्शन इज वीकर देन ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन। ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो उस अट्रैक्शन फोर्स से कम है जो कि ए या कि फिर बी बी के बीच में है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो मेथनॉल और वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके कंपैरिजन में मेथनॉल में इस अल्काइल ग्रुप के कारण जो H बॉन्डिंग होती है वो पुअर हो जाती है इस ग्रुप के कारण। तो H बॉन्डिंग पुअर होने से वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो अब जब ये मॉलिक्यूल दोनों मिक्स होंगे तो ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे चले जाएंगे दोनों के बीच में, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। इनमें तो पहले से ही कम है क्योंकि इसमें एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है और प्योर सॉल्ट लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ हो गया ये यहाँ पे। दूसरे एग्जांपल्स क्या हैं? एसीटोन और CS2 के मॉलिक्यूल एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाते हैं तो एसीटोन मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन कम हो जाता है। ऐसे ही CCl4 और मेथनॉल का जब बनाएंगे सॉल्यूशन तो मेथनॉल में होता है H बॉन्डिंग लेकिन CCl4 में नहीं होता है, अलग तरह का अट्रैक्शन फोर्स हो गया। अब जब मेथनॉल में ऐड कर देंगे CCl4 तो CCl4 के मॉलिक्यूल मेथनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाएंगे। इससे क्या होगा? मेथनॉल के बीच जो H बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो जाएगी। अब क्या होगा? अब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया पहले से, तो ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी हो जाएगी। अब हम देखते हैं ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। पॉजिटिव मतलब होता है ज़्यादा, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ बनेगा, जो डॉटेड लाइन है, ये तो हो गया y इक्वल mx, जैसा कि हम राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये डार्क लाइन बता रहा है, थिक लाइन बता रहा है कि वेपर प्रेशर किसी भी स्टेज में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा होने को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन पढ़ने के बाद अब हम सीखेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये कब होगा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इस कंडीशन में नेगेटिव डेविएशन होने वाला है? जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और ए के बीच में अट्रैक्शन अमॉन्ग ए एंड अट्रैक्शन अमॉन्ग बी इज स्ट्रॉन्गर देन
attraction between AB attraction is stronger than attraction among AA और attraction among BB. जब AB का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर AB के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अभी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी. अब एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो लिक्विड से गैस कम बढ़ेगा. ऐसा कब होगा? जब CH3OH को डिसॉल्व करेंगे CH3COOH में, तो CH3COOH में पहले जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, मेथनॉल को ऐड करने के बाद इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेथनॉल के अंदर एसिटिक एसिड डाइमर फॉर्म कर देगा तो इसके मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे, एक दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसे ही H2 और HNO3 के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जितना H2O में भी नहीं था और जितना HNO3 में भी नहीं था. इसका ग्राफ देखते हैं. नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव का मतलब होता है कम. तो किसी भी कंडीशन में कोई भी कंपोजिशन हो, जो y इक्वल mx वाला ग्राफ है, डॉटेड ग्राफ, इस तो जो एक्चुअल में रियलिटी में हमको वेपर प्रेशर देखने को मिलता है तो एक्सपेक्टेड से कम मिलता है. इस कम के लिए बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. एक बार फिर से तीनों डायग्राम साथ में देख लीजिए, सीख लेते हैं कौन सा डायग्राम कौन सा है. ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये है पॉजिटिव डेविएशंस के लिए, और ये है अभी देखा हम लोगों ने नेगेटिव डेविएशंस के लिए. तो ये हो गया डेविएशन ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. अब राउल्ट्स लॉ का डेविएशन सीखने के बाद अभी हम लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में. इन शॉर्ट अभी हम सीख रहे हैं थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं उसकी थ्योरी हम लोग सीख रहे हैं. पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है. ये समझने के बाद हम लोग सीखेंगे थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो पहले देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. चलिए सबसे पहले यही सीखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास दो लिक्विड है. क्लोज कंटेनर लिया हमने. हमारे पास एक हो गया लिक्विड A और दूसरा हो गया, जिसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्लैक वाला हो गया लिक्विड B. अब इन दोनों को अलग करना है. अभी हम सीख रहे हैं थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. चलिए देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो जब इस क्लोज कंटेनर में एक डिलीवरी ट्यूब अरेंज करके इसको हीट करते हैं, तो जैसा अभी सीखा हम लोगों ने कि हमारे पास दो तरह के लिक्विड हैं, लिक्विड A और लिक्विड B. तो जब हमने इसको हीट करना शुरू किया तो ये वेपर बना, फिर वेपर बन के बाद में ठंडा होने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. तो अब यहाँ पे A और B दोनों हैं. वो तो ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा कौन सा होगा, A या B. अगर A का वेपर प्रेशर हाई है, अगर A का वेपर प्रेशर हाई है तो यहाँ पे A ज़्यादा होगा और B कम होगा. ये है थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन करके हमने एक फ्रैक्शन को अलग कर लिया, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. दो फ्रैक्शन थे A और B. हमने
यहाँ पर तो दोनों ए और बी दोनों आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट उसका होगा जो मोर वोलेटाइल है। ऐसा मान लेते हैं कि ए इज़ मोर वोलेटाइल, तो ज़्यादा यहाँ पे ए आएगा। इस तरह से बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब इस कंपोनेंट को बाहर निकाल दो, इसको वापस यहाँ पे रख दो, फिर हीट करो, तो जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है जब वापस से गैस में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आएगा तो इसका मोल फ्रैक्शन पहले से ज़्यादा हो जाएगा ए का। इस तरह से मिक्सचर में से एक कंपोनेंट को जो कि ज़्यादा वोलेटाइल है अलग कर लेना, एक फ्रैक्शन को अलग कर लेना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट का कर्व हमेशा ऐसा बनता है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो कर्व बना है, ये वाला लाइन नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये वाला लाइन पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे जब कोई लिक्विड बॉयल हो रहा होता है तो उसके लिक्विड का तो प्रेशर कम होगा, इसलिए लिक्विड का टेम्परेचर भी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट के अलावा हर पॉइंट पे लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा और वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब प्योर कंपोनेंट बॉयल करेगा उस कंडीशन में दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। यहाँ पे प्योर ए बॉयल कर रहा है, प्योर ए, इसलिए यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों का कंपोजिशन, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जो ऊपर लाइन है वो बता रही है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि इस मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट इसका यहाँ पे आएगा। ये वाली लाइन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि नीचे वाला कर्व है, जो ऊपर वाला कर्व है वो बताता है बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, जो नीचे वाला कर्व है वो बताता है मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन बताता है कितना मोल्स ए है कितना मोल्स बी है। इसका आइडिया हमको यहाँ से लग जाता है। ये था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जो ऊपर वाला ग्राफ है ये बताता है बॉइलिंग पॉइंट। इसे कंटिन्यू करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीखते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। जैसा कि हमने अभी ऊपर सीखा, ऊपर पढ़ा हम लोगों ने अभी, कि बार बार डिस्टिलेशन करने से हर एक बार यहाँ पे मोर वोलाटाइल, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, हर बार उसके कंपोनेंट यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है। इस कंटेनर में मान लीजिए कि एथेनॉल और वाटर दोनों हैं, एथेनॉल भी है और वाटर भी है। तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, तो फर्स्ट एथेनॉल बाहर निकलेगा, यहाँ ज़्यादा पानी वाटर रह जाएगा। धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हर बार यहाँ पे मोर वोलाटाइल, चलिए मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं एथेनॉल और वाटर की, तो एथेनॉल इज मोर वोलाटाइल। हर एक बार जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो मोर वोलाटाइल का यहाँ पे फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने एथेनॉल और वाटर को हीट करना शुरू किया। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब एथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब बार बार इसको हम हीट करेंगे, यहाँ पे जो मिला उसको वापस यहाँ पे ले गए, फिर हीट किया, फिर इसको इवैक्यूएट कर दिया, खाली कर दिया,
फिर यहाँ पे लाए, फिर हीट किया। जब इस तरह से हम बार बार किसी लिक्विड के सॉल्यूशन को बार बार हीट करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है, जबकि पहले तो हर बार यहाँ पे मोर वोलेटाइल का फ्रैक्शन बढ़ रहा था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जबकि मोर वोलेटाइल का फ्रैक्शन बढ़ना बंद हो जाता है। जैसे एथेनॉल और वाटर का जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो जब एथेनॉल 96% मिल जाएगा यहाँ पे बाई वेट, तब वाटर कितना बचेगा? 4%। तो जब एथेनॉल 96% हो जाएगा, उस कंडीशन में अब हम इसको हीट करेंगे तो जो कंपोजिशन यहाँ पे रहेगा वही कंपोजिशन यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रहे, एक कंडीशन ऐसी आती है जब जो सॉल्यूशन को कितना भी हीट करें हर बार कंपोजिशन फिक्स हो जाता है कि अब इससे ज़्यादा कंपोजिशन अलग नहीं होगा। उस टेम्परेचर को उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इस मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब ऐसा कंपोजिशन जिसमें ए और बी दोनों कंपाउंड एक साथ एक अमाउंट में बॉयल होते हैं, मतलब किसी का मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ध्यान रहे, एजियोट्रॉपिक में मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा कितनी बार उसको हम डिस्टिलेट करने जाएं। थोड़ा सा ये ग्राफ समझ लेते हैं। ये ग्राफ कैसे बना हुआ है? जब बॉईल करना शुरू करते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे वाटर का हमने डिस्कस किया, वाटर और एथेनॉल का, एक कंडीशन ऐसी आती है कि अब कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आता है। उस कंडीशन में ये वाला ग्राफ मिलता है हमको, ये वाला ग्राफ मिलता है। ये जो ग्राफ है वो बता रहा है एजियोट्रॉप किस कंपोजिशन में बनेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होगा, और ये बता रहा है कि एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इस ग्राफ में देखने वाली बात ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे खास बात इस ग्राफ में ये है कि ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ये ए 1 है, मतलब ये हो गया P नॉट ए। बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है, मतलब ये हो गया P नॉट बी। अब हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन क्यों? क्योंकि एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से कम है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसी को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो। किससे मिनिमम हो? सॉल्यूट जो लिक्विड कम अमाउंट में है, दोनों जो लिक्विड लिए गए हैं दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये तब होता है जब पॉजिटिव डेविएशन होता है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ज़्यादा हीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लेसर देन एक्सपेक्टेशंस। अब जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचाने के लिए हमको ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी, इसलिए एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। मैक्सिमम हो गया एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसकी कुछ खास बातें और ध्यान रखने की बात वापस एक बार बोल रहा हूँ, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एजियोट्रॉप का वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। और
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तब बनता है जब डेविएशन नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए है कि नेगेटिव डेविएशन होने पे वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम हो गया। अब इस वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।